नमस्कार दोस्तों, विवेक्स पोएट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई गज़ल लिखी है, आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको। थक क्यों नहीं जाते इस ज़माने से, थक क्यों नहीं जाते इस ज़माने से, बात क्यों कहते हो किसी बहाने से। वो निकलेगा तो तबाह कर सकता है, वो निकलेगा तो तबाह कर सकता है, दर्द मिटता नहीं कभी दबाने से। अजनबी की तरह देखता है ये शहर, अजनबी की तरह देखता है ये शहर, बाज आता नहीं कभी हमें सताने से। हर रिश्ता गंवा चुका हूं इन मोड़ों पर, हर रिश्ता गंवा चुका हूं इन मोड़ों पर, बचा रहा हूं अब खुद को गंवाने से। अनजाने से लगते हैं रोज मिलने वाले, अनजाने से लगते हैं रोज मिलने वाले, यहाँ अपना नहीं होता कोई गले लगाने से। वो भी हैरान होंगे जब देखेंगे इस तरफ, वो भी हैरान होंगे जब देखेंगे इस तरफ, शहर वो शहर नहीं रहता बस्तियां बसाने से। मैं रोज उम्मीद का दामन थामे चल पड़ता हूं, मैं रोज उम्मीद का दामन थामे चल पड़ता हूं, सितारे काम के नहीं होते केवल टिमटिमाने से, सितारे काम के नहीं होते केवल टिमटिमाने से। थक क्यों नहीं जाते इस जमाने से, बात क्यों कहते हो किसी बहाने से। तो ये बिल्कुल अभी अभी लिखी गज़ल है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कविताओं को जो संसार है ना, उसको समझना बड़ा आसान भी है और मुश्किल भी। आसान कवियों के लिए है, उन्हें पता होता है क्या रस उन्हें मिल रहा है, और जो लोग कविताओं की दुनिया से बाहर होते हैं उन्हें लगता है कि इस दुनिया में ये लोग क्यों हैं, ये क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो बहुत जल्दी शुरू हुई। कविताएं लिखना मैंने अपनी आई थिंक सेकेंड क्लास में था जब मैंने अपनी पहली 2 कविताएं लिखी। उनके 2 शीर्षक थे, एक तो वीर पुत्र इस माटी के, तोड़ते दांत दुश्मन के, इस तरह से एक कविता थी। एक लिखी थी मैंने घड़ी, टिक 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 चलती घड़ी, कभी कहीं ना रुकती घड़ी। तो जब ये कविता ऐसे लिखी गई, अचानक ये दोनों कविताएं एक साथ ही लिखी गई, और मैं अपनी स्कूल में जब पहुंचा, टीचर को दिखाया तो टीचर ने बहुत अप्रिशिएट किया। पहली बार लगा कि कविताओं का सृजन करना कुछ बहुत अच्छा होता है। भगवान का बहुत आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि मुझे जो मेरी म्यूज़िक टीचर थी मिसेस पाठक मैम, मैं हमेशा उनका बहुत ही ज़्यादा आदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ा, स्कूल की सभी कविताओं के जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो हमेशा मुझे सबसे आगे रखती थी। और मैंने आई थिंक सभी कॉम्पिटिशन्स में अच्छे प्राइजेस जीते स्कूल में। फिर स्कूल से इंटर स्कूल जब कॉम्पिटिशन्स होते थे हमेशा वो भेजती थी मुझे। तो कविताओं का एक बहुत सुंदर जो सिलसिला था तो वो चल पड़ा था। एक चीज़ वो मुझे याद है, हमेशा कहती थी कि विवेक तुम किसी एक टॉपिक पे नहीं लिखते, तुम सब चीज़ों पे लिखते हो। और वो आज भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है कि डेली में मुझे लगता है कि मैं किसी एक चीज़ पे नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ मोहब्बत पे लिखूं या ज़िंदगी पे लिखूं, जैसी जो चीज़ दिखाई देती है अब स्वतः ही एक कविता का सृजन हो जाता है। मुझे आज भी नहीं पता कि कविताएं कैसे लिखी जाती हैं, बस एक भाव उत्पन्न होता है, हाथ अपने आप चलने लगते हैं और एक कविता उसमें का जन्म हो जाता है। मुझे अपनी एसएसटी टीचर भी याद है, मिसेस कर, उन्होंने मेरे फादर को बुलाया था और बोला था देखो कविता और की जो लोग होते हैं, जो जर्नलिस्ट के लोग, वो झूला लेके फिरते हैं, तो इसको लेट ही कंसंट्रेट ऑन द स्टडीज़। तो जब पेरेंट्स को पता लगा तो उन्होंने कहा भैया कविताएं छोड़ो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये जो कोमा वाला पीरियड रहा जब मैंने कम कविताएं लिखी, लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब फिर दोबारा से कविताओं का सृजन शुरू हुआ। और जब नौकरी करनी शुरू हुई तब एक आज़ादी मिली, क्योंकि आप बहुत उन्मुक्त होकर, जब आपके पास किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती, आपने दोबारा से उस जीवन को आपने जी लिया है जहाँ आपके अंदर से स्वतंत्र भाव उत्पन्न होता है और आप उस
को कविता के माध्यम से कह देते हैं। तो उसके बाद की जर्नी कविताओं की बहुत अच्छी रही। अब जब कविताएं बचपन से आप लिख रहे हैं और आपके पास इकट्ठी हो गई, आप उसका प्रदर्शन कैसे करेंगे ना। वो ज़माना वो था जब कविताओं के लिए सिर्फ आप किताबें खरीदते थे। तो मैं भी अपनी कविताओं को लेके पहुंचा था दरियागंज में, नई सड़क पर, पब्लिशर्स के पास। उस समय ज़रूर ख़राब लग रहा था, लेकिन उन्होंने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा था कि कविताओं को आज कोई खरीदता नहीं है। कितनी सही बात कही थी कि आज भी जैसे आप जाएं बुक फेयर्स के अंदर, तो वो जो पुराने जो गज़ल लिखने वाले लोग थे, कविता लिखने वाले थे, जो फेमस हैं, जिनके नाम बड़े हैं, लोग उन्हीं को खरीद लेते हैं। लेकिन कोई नया कवि आया है तो उसकी कविताओं की किताब ऐसे कैसे रखी रह जाती है। तो मेरा जो दिमाग में था कि कविता पब्लिश करने वाला है, वो उस समय वहाँ पे दिमाग से थोड़ा रुका। फिर मेरे एक दोस्त था, उसने कहा आपको अपने ई बुक पब्लिश कर, क्योंकि ई बुक्स की रीच बड़ी है। तो मैंने अपनी ई बुक्स फिर लॉन्च करी, 5 बुक्स लॉन्च हुई। उसमें 2 कविताओं की थी, गज़ल की थी, छोटे बच्चों की पोइट्री थी, छोटे बच्चों की कहानियाँ थी। और छोटे बच्चों की पोइट्री भी कुछ इस तरह से शुरू हुई कि जब मेरी बेटी हुई और मैं उनको जैसे कविताएँ हम सुनाते थे, तब सीडी भी लगा करती थी। तो मुझे लग रहा है पुरानी कविताएं बस दोहराई जा रही हैं। मैंने कहा मैं खुद कुछ अच्छा लिखता हूँ। तो मैंने ज़िंदगी से जुड़ी हुई कविताएं उसके लिए लिखी और काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो गई। तब उसको मैंने एक बुक के रूप में, ई बुक के रूप में उसको हमने पब्लिश किया। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे बच्चे जब ब्रश करते हैं, तो मैंने अपने उसके लिए लिखी थी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं ब्रश को धीरे धीरे हिलाएं, मुंह में जाल बनते जाएं, कीटाणु दूर भागते जाएं, दिन में 2 बार करे जो ब्रश उसके दांत चमकते जाएं। तो इस तरह से ये कविताएं थी। अच्छा था प्रयास, अच्छा था। ई बुक की रीच भी थी, कुछ लोगों ने उस समय में परचेज भी करी। लेकिन एक बात कविताओं के संदर्भ में आज भी यही है, जो लोग किताब पढ़ते हैं उनको हाथ में किताब ही अच्छी लगती है। जो ई बुक वाली जो चीज़ें होती हैं, हाँ उसकी दुनिया होगी, लेकिन उसकी दुनिया में मैं अभी प्रवेश नहीं पा सका हूँ। मुझे आज की किताबों को खरीदना, अपने हाथों में लेना, उसे पढ़ना, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, ये मुझे बहुत पसंद है। इन सब के बाद फिर जो शुरू हुआ, ओपन माइक का सिलसिला शुरू हुआ। ओपन माइक खुले, लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया। मुझे भी बहुत सारे इन्विटेशन भी आए, मैं खुद भी गया। कभी कभी 100 रुपये की पार्टिसिपेशन फीस हुआ करती थी, वो भी थी। कई जगह पे गया, बहुत तालियों से सराहना मिली। बट फिर भी वो एक ऑर्गेनाइज, एक ग्रुपिज्म हो गया। एक तरह के लोग एक ग्रुप में, आप इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। फिर उस ग्रुप के अंदर कुछ चंद गज़ल गाने वाले कविताएं हैं, उन्हीं को हाईलाइट मिलना। कुछ लोग उन कविताओं के माध्यम से अपना यूट्यूब चला रहे हैं। मैंने कहा जब मुझे अपनी कविताओं के माध्यम से उनको कंटेंट देना है, तो बेटर मेरे लिए तो ये बहुत आसान है कि मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ। मैं अपने भाव कविताओं के रूप में आगे रखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए आसान है। हो सकता है कुछ लोग जिनको सुनना होगा, जिनको कविताओं में दिलचस्पी होगी, तो वो शायद वो यूट्यूब पे भी सुन लेंगे। और मैंने ऐसे पिछले साल 2022 में अपना ये चैनल शुरू किया, और लाइफ में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिला है। मुझे इतनी आज़ादी जीवन में और कभी भी नहीं मिली। क्योंकि मुझे याद है कि मैं कविताएं लिखता था तो पहले अपने परिवार में सुनाता था, फिर अपने कुछ दोस्तों को सुनाता था, पकड़ के सुनाता था। ऐसा भी हुआ कि मैंने कहा तुम 5 रुपये लो, 10 रुपये लो, कविता तो सुनो, वो भी टाइम था। लेकिन अब बहुत अच्छा है। अब जैसे ही कविताएं आपके जहन में आई, आपने कविताओं को लिख दिया, तो अब यूट्यूब के माध्यम से लोग इसे सुन रहे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है कि मन में जैसे ही कोई भाव आया, आपने उसे कविता के रूप में कह दिया और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, और लोग भरपूर समर्थन दे रहे हैं। जिन लोगों को जिस तरह की कविताओं में इंटरेस्ट है, गज़ल में इंटरेस्ट है, तो वो लोग अपने आप पहुंच रहे हैं, कविताएं उन तक पहुंच रही हैं, और वो उनका फीडबैक सिस्टम, उनका जो समर्थन मुझे मिल रहा है, जो लोग
कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कविता अच्छी लगी बता देते हैं। एक कवि के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। कवि को क्या चाहिए होता है कि उसकी कविता आगे बढ़े, वो लोगों तक जाए, जो कहना चाहता है लोग उसे उसे किसी को टच करे, किसी के हृदय को छुए। कवि के लिए तो सबसे बड़ा जो एक प्राइज़ है वो यही है। कवि को कुछ नहीं चाहिए। हमने देखा होगा कि जितने भी यूजुअली पास्ट टेंसेस में जितने भी बड़े बड़े कवि रहे, वो कोई बहुत धनवान नहीं होता था, बट वो बहुत कंटेंट होते थे। उनको उनके जीवन में संतोष ज़रूर रहता था। तो मैं भी बिल्कुल ये फील करता हूँ कि एज अ कवि मुझे कुछ भी किसी से भी नहीं चाहिए, पर जो समर्थन मिलता है कविता के माध्यम से वो बहुत प्रफुल्लित करता है, बहुत आनंदित करता है। उसकी जो अनुभूति होती है वो बहुत सुंदर होती है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस तरह से समर्थन दिया। आप लोगों के समर्थन की वजह से ही ऐसा मन करता है कि कुछ अच्छा लिखूँ और अपलोड करूँ। ये जो सिलसिला है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जैसे मन में कोई भाव आएगा, कोई जहन में कोई ख्याल आएगा, तो कविता के माध्यम से मैं सबसे पहले अगर कहीं पे उसे रखूँगा तो वो यूट्यूब ही है, और ये कविता आप तक पहुँच जाएगी। आपने जिस तरह से मुझे समर्थन दिया है, मैं आप सभी का बहुत रियली मैं आभारी हूँ। आपके समर्थन की वजह से ही कविताएं, अच्छी कविताएं लिखने का मन भी करता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। देखिए जीवन में और क्या क्या कविताएं विकसित होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।